जल्दी करो और इसे चाटो, नहीं तो वह मर जाएगी। ऐसा मत करो, स्विंग प्रिया वर्मा ने कमजोरी से कहा और वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गई। राजवीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और विवेक और यदुवंशी वीर तियन को जलते हुए क्रोध से घूरने लगा और फिर थूका, ठीक है, मैं इसे चाट लूंगा। राजवीर धीरे धीरे यदुवंशी वीर तियन के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके दाहिने हाथ में पहले से ही एक ड्रैगन की शक्ति जमा थी। यदुवंशी वीर तियन ने राजवीर को देखकर आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया और विवेक के चेहरे पर भी ऐसा ही भाव था, मानो वह कोई तमाशा देख रहा हो। हा, राजवीर, क्या तुम पहले इतने घमंडी नहीं थे? क्या तुम नहीं कहते थे कि तुम मुझे हर बार देखकर पीटोगे? यशवर्धन ने खुशी से हंसते हुए ताना मारा। इसे चाटो। राजवीर ने अपना सिर नीचे झुका लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, हवा में एक चमक दिखाई दी। उसने यदुवंशी वीर तियन के पैर को पकड़ लिया और हल्का दबाव डाला। हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज गूंजी, क्योंकि ताकत के दो पत्थर उसके पैर पर आ गए, जिससे यदुवंशी वीर तियन दर्द से रोने लगा। विवेक का चेहरा काला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर वापस लड़ने की हिम्मत करेगा। न केवल राजवीर का कौशल उससे बहुत कमतर था, बल्कि उसके पास एक बंधक भी था। राजवीर ने यदुवंशी वीर तियन को ऊपर खींच लिया और इससे पहले कि विवेक कुछ कर पाती, उसने यदुवंशी वीर तियन को ऐसे फेंका जैसे वह विवेक पर हथियार फेंक रहा हो। विवेक ने यदुवंशी वीर तियन को पकड़ लिया, जो पहले से ही बेहोश था। विवेक हमले की ताकत से चौंक गया और एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठा। राजवीर प्रिया वर्मा की ओर दौड़ा, उसे उठाया और जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे, भाग गया। भागना है? तुम चाहो? विवेक ने जल्दी से यदुवंशी वर्मा टियन को नीचे रखा और विस्फोटक बल के साथ राजवीर की ओर दौड़ा। पवन की ओर दौड़। यदुवंशी कबीले में मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक स्तर की एक मार्शल तकनीक, जो आत्मा साधना क्षेत्र से नीचे के लोगों के लिए उपयुक्त है। यदि सही तरीके से किया जाए तो व्यक्ति का शरीर तेज हवा के झोंके में बदल सकता है, जिससे उसकी गति बहुत बढ़ जाती है। जैसे ही विवेक ने अपने दोनों पैरों से गेट खोला, उसकी गति पहले से ही राजवीर से ज्यादा थी। विंडवर्ड डैश के साथ मिलकर उसने पलक झपकते ही राजवीर को पकड़ लिया। उसका हाथ राजवीर के सिर की ओर बढ़ा। मर जाओ। ड्रैगन शक्ति के दो चैनल राजवीर के दाहिने हाथ पर गेट द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गए थे। उसने पलटकर अपनी मुट्ठी विवेक की ओर मोड़ी और ताकत के सभी चार पत्थरों को विवेक की बांह में डाल दिया, जिससे मुट्ठी और हथेली की जोरदार टक्कर हुई। विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि दर्द उसकी बांह तक फैल गया था, जिससे वह पीछे की ओर उछला और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। तुम सब लोग बाहर आओ और राजवीर को मार डालो। यदुवंशी मिन चिल्लाया और अपने घायल हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि वह दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही झाड़ियों में पहले से छिपे 5 नौकरों ने तेमेश्वरा से राजवीर के चारों ओर घेरा बना लिया और उसे फंसा लिया। इन 5 नौकरों ने कम से कम 3 से 4 दरवाजे खोले थे और उनमें से एक पहले ही आत्मा साधना क्षेत्र में चढ़ चुका था। सभी 5 नौकरों के हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। नौकरों में से एक ने राजवीर के सिर पर डंडा मारा। डंडा हवा में वार करते हुए चाबुक की आवाज कर रहा था। जाहिर है, यह एक बहुत शक्तिशाली हथियार था। वाह! राजवीर की दाहिनी मुट्ठी ने वार को रोक लिया। ले किशोर, डंडा 2 टुकड़ों में नहीं टूटा, बल्कि इस प्रहार से उसके दाहिने हाथ में कंपन होने लगा। यह डंडा एक घातक हथियार था। हथियारों की भी रैंक होती थी। शक्ति के बढ़ते क्रम में यदुवंशी थे। नश्वर हथियार, जादुई हथियार, आत्मा के हथियार, आभूषणों से सजे हथियार, दिव्य हथियार, अमर हथियार और पौराणिक कलाकृतियां। नश्वर हथियार और जादुई हथियार दोनों ही आम थे, और हालांकि नश्वर हथियारों को युवानली के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था, लेकिन किशोर वे बेहद टिकाऊ थे। ज्यादातर सामान्य हथियार सदियों पहले ही टूट गए होते। बस वहां खड़े मत रहो, उसे मारते रहो। नौकर के अलावा, जो पहले ही आत्मा साधना क्षेत्र में पहुंच चुका था, बाकी सभी ने बेरहमी से राजवीर को अपने डंडों से पीटना जारी रखा।
राजवीर का बायां हाथ प्रिया वर्मा को पकड़े हुए था और उसके चारों ओर 4 लोगों के होने के कारण वह हमलों से बचने के लिए केवल अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर सकता था। यह सच था कि जब तक ऊर्जा केंद्र बरकरार है तब तक किसी भी चोट के लिए अच्छे उपचार से ठीक होना संभव है। हालांकि अगर सिर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो इससे मानसिक विकलांगता या इसी तरह की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। धमाका धमाका। राजवीर के दाहिने हाथ पर लगातार डंडे पड़ रहे थे और उसके अंदर की ड्रैगन शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ओह नहीं, मैंने अपनी ड्रैगन शक्ति का उपयोग कर लिया है। ड्रैगन शक्ति समाप्त होने के बाद युआनली ने दाएं हाथ के गेट में प्रवेश किया, जिससे राजवीर की ऊर्जा पुनः भर गई। ले किशोर, युआनली अकेले कई नश्वर हथियारों के हमलों का विरोध कैसे कर सकता था? धमाका। एक और गोली लगी, जिससे राजवीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। विवेक अपने दाहिने हाथ को पकड़े हुए एक तरफ कूद गया। उसे उसमें दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने देखा कि राजवीर जमीन पर गिर गया है, वह गुस्से से चिल्लाया, मत रुको, अगर वह मर गया तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। चारों नौकरों ने अपना आदेश प्राप्त कर लिया और बिना किसी दया के राजवीर को मारना जारी रखा। युवा मास्टर राजवीर, कृपया प्रिया वर्मा को अकेला छोड़ दें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे तुम्हें मार देंगे। प्रिया वर्मा को राजवीर को चोट लगते देखकर बहुत दुख हुआ। नौकरों में से एक ने राजवीर की पीठ पर मारा और इससे राजवीर क्रोधित हो गया। रक्त रूबी की आंख फिर से प्रकट हुई। राजवीर को लगा कि उसका खून खौल रहा है। रक्त रूबी से आध्यात्मिक ऊर्जा राजवीर के खून से बाहर निकल आई। आह! राजवीर ने दहाड़ लगाई। राजवीर के शरीर से लाल आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी, जिससे चारों नौकर उड़ गए। वे जमीन पर लेट गए और दर्द से कराहते हुए उनके मुंह से खून निकलने लगा। राजवीर धीरे से खड़ा हुआ। लाल रूबी की आंख डराने वाली थी। विवेक थोड़ा पीछे हटने लगा। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा आदमी यंग लॉर्ड रविंद्र से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उसने तुरंत आत्मा साधना प्रथम क्षेत्र में मौजूद सेवक को राजवीर को रोकने का आदेश दिया। तो कोई उसे रोके अभी। उस आदमी ने एल्डर यी से कोई उच्च श्रेणी की गोली खाई होगी। विवेक ने राजवीर के बदलावों को घूरते हुए पीछे हटना जारी रखा। नौकर ने विवेक के आदेश को स्वीकार किया और राजवीर का रास्ता रोक दिया। वह राजवीर की ओर दौड़ा और उसने इतनी तेजी से मुक्का मारा कि राजवीर को 2 लोग दिखाई दिए। फिर भी राजवीर ने आने वाले हमलों से बचने की कोशिश भी नहीं की और उनका सामना किया। जैसे ही नौकर की मुट्ठी राजवीर को मारने वाली थी, उसके चारों ओर लाल लहरें बनने लगीं, जो उसे हमलों से बचा रही थी। ड्रैगन के रक्त की शक्ति में प्राचीन प्राणियों की शक्ति थी। राजवीर मानव त्वचा में एक जानवर की तरह था, मजबूत और अभेद्य। एकमात्र आत्मा संवर्धन क्षेत्र मार्शल कलाकार, उसे कोई खतरा नहीं था। राजवीर ने अपनी मुट्ठी लाल आध्यात्मिक ऊर्जा से लपेटी और तोप के बल से एक मुक्का मारा। धमाका। राजवीर के घूंसे ने नौकर की छाती में छेद कर दिया था और हर जगह खून बहने लगा था। राजवीर ने अपना हाथ वापस खींच लिया। लाल आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रैगन के पंजे में बदल गई थी। वह एक एक कदम करके विवेक की ओर बढ़ने लगा। विवेक ने जो दृश्य अभी अभी देखा था, उसे देखकर उसकी पैंट गीली हो गई। जैसे ही उसने देखा कि राजवीर उसकी ओर आ रहा है, उसके पैर कांपने लगे। कृपया राजवीर, मुझे मत मारो। ले किशोर राजवीर कुछ भी नहीं सुन सका। यदुवंशी किशोर की मौत ने राजवीर की तर्क शक्ति को गहराई से प्रभावित किया था और उसे ड्रैगन की रक्त रेखा की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि वह मजबूत था, फिर भी उसमें नई मिली शक्ति को नियंत्रित करने की इच्छा शक्ति की कमी थी और वह एक हत्या मशीन बन गया था। उस समय वह केवल विवेक को मारने के बारे में सोच सकता था, जो उसके सामने खड़ा था। प्रिया वर्मा जमीन पर लेटी हुई थी जब उसने अपना सिर उठाया और देखा कि राजवीर क्या कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि राजवीर के अंदर कुछ बुरा छिपा हुआ है और उसे पता था कि वह विवेक को मारने वाला है। युवा मास्टर राजवीर, तुम्हें विवेक को नहीं मारना चाहिए, प्रिया वर्मा चिल्लाया। विवेक यदुवंशी प्रवीर का बेटा था। अगर राजवीर ने विवेक को मार दिया होता तो उसे अपनी कब्र खुद ही खोदनी पड़ती। रुको, एक पल के लिए भी मत सोचना कि मुझे मार देने पर तुम जिंदा रह पाओगे। विवेक ने जितनी जल्दी हो सका
पीछे हटकर भयानक राजवीर के सामने अपना संयम बनाए रखा। उसने ऐसा बनने के लिए किस तरह की गोली खाई थी? राजवीर! प्रिया वर्मा की चीख राजवीर के दिमाग में चुभ गई। उसके चारों ओर जो लाल आध्यात्मिक ऊर्जा थी वह उसके खून में वापस फीकी पड़ने लगी। खून की आंख रूबी भी चली गई थी। राजवीर जमीन पर स्थिर खड़ा रहा और अपने चारों ओर देखने लगा। अभी क्या हुआ? राजवीर ने पूछा। विवेक ने देखा कि गोली का असर कम होने लगा है। उसने बात करके मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश की। राजवीर, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूलने जा रहा हूं। हम में से कोई भी एक दूसरे का कर्जदार नहीं होने वाला है। राजवीर ने चारों ओर देखा। चारों नौकर जमीन पर पड़े थे। उस नौकर के दिल के चारों ओर एक छेद पाया जा सकता था जो आत्मा साधना क्षेत्र में पहुंच गया था। वह खून से लथपथ पड़ा था। राजवीर ने अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली जो लाल रंग से रंगा हुआ था, और जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो वह चौंक गया। क्या मैंने यदुवंशी सब किया है? दुनिया में अभी क्या हुआ? फिर भी राजवीर ने स्थिति को जल्दी से समझ लिया। इसे जाने दो, यह इतना आसान नहीं होगा यदुवंशी मिंग, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा। राजवीर, बेहतर होगा कि तुम इस पर जोर न दो। तुमने मेरे एक सेवक को मार डाला जो पहले से ही आत्मा साधना क्षेत्र में पहुंच चुका है। यह अकेला ही बहुत बड़ा अपराध है। अगर मैंने इसकी सूचना कानूनी विभाग को दी तो तुम गंभीर संकट में पड़ जाओगे, विवेक ने कहा। कानूनी विभाग को रिपोर्ट करें? राजवीर ने नाक भौं सिकोड़ी। एक आदमी जो आत्मा साधना क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा है, इन सभी लोगों को हराने में कामयाब रहा। आपको क्या लगता है कि कानूनी विभाग के उच्च अधिकारी किसकी मदद करेंगे? वे निश्चित रूप से मुझ पर इसका दोष नहीं लगाएंगे। इसके बजाय वे मुझे यथासंभव उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करने की कोशिश करेंगे, राजवीर ने जवाब दिया। अब जब उसने डार्क ड्रैगन एनर्जी के 2 चैनलों में महारत हासिल कर ली थी तो विवेक को मारना आसान होगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? विवेक को चिंता होने लगी। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन किशोर, मैं इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करूंगा कि तुमने अर्जुन को भी चोट पहुंचाई है। मुआवजे के तौर पर 100 चांदी के टुकड़े पर्याप्त होंगे। क्या? 100 चांदी के सिक्के? विवेक गुस्से में था। राजवीर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। 100 चांदी के सिक्के अभी भी बहुत बड़ी रकम थे, यहां तक कि विवेक के लिए भी। बहुत कम? तुम सही हो। मुझे लगता है कि यदुवंशी कबीले का एक युवा स्वामी इससे कहीं अधिक मूल्यवान है, राजवीर ने कहा। विवेक ने अपनी जेब से सोने का एक टुकड़ा निकाला और उसे राजवीर की ओर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उसे लगा कि उसका दिल सूख गया है। कम से कम तुम पैसे का इस्तेमाल करने से पहले ही मर जाओगे, विवेक ने धमकी दी। राजवीर ने धमकी को हंसी में उड़ा दिया और सोना पकड़ लिया। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और राघव को घास के मैदान से बाहर ले गया। नरेश ने जब सुना कि प्रिया वर्मा को राजवीर धमका रहा है तो वह जल्दी से भागा और सोनाली को बताया। जैसे ही उसने सुना कि विवेक ने वास्तव में प्रिया वर्मा को पीटा है, वह घास के मैदान में भागी। ले किशोर, वहां कोई नहीं मिला। ले किशोर, यह दिन की तरह स्पष्ट था कि कुछ समय पहले वहां किसी ने लड़ाई की थी। लगता है हम देर से आ रहे हैं नरेश, सोनाली ने कहा। राजवीर ने अभी तक प्रवेश परीक्षा भी पास नहीं की थी। यहां आने से उसकी मौत ही हो सकती थी। नरेश को चिंता होने लगी। मैं वापस जाकर देखूंगा। हो सकता है कि युवा मास्टर ने पहले ही प्रिया वर्मा को बचा लिया हो। सोनाली ने अपना सिर हिलाया और नरेश के पीछे चली गई। यदुवंशी मिंग, वह कमीना, वह केवल वापस आकर राजवीर को धमका सकता था क्योंकि वह हमेशा दूसरे कुलों के युवा आकाओं से भयभीत रहता था। ले किशोर, राजवीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अर्जुन को बचा सके। राजवीर ने प्रिया वर्मा को अपने कमरे में वापस ले जाकर उसे एक रिवाइटलाइज गोली निगलने दी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए उसे ठीक होने में मदद करने के बाद उसकी अंदरूनी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। ले किशोर, उसकी बाहरी चोटों का अभी भी इलाज नहीं हुआ था और उन्हें जल्द से जल्द इसका ध्यान रखने की जरूरत थी, नहीं तो संक्रमण का खतरा हो सकता था। राजवीर जाकर पानी की एक बाल्टी ले आई ताकि प्रिया वर्मा को अपना चेहरा साफ करने में मदद मिल सके। विवेक के पद चिन्ह अभी भी
उसके सुडौल चेहरे पर देखे जा सकते थे और राजवीर को यह देखकर दुख हुआ। राजवीर ने तुरंत प्रिया वर्मा की चोटों पर कुछ दवा लगाई। जब वह दवाई खत्म करके कमरे से बाहर जाने को तैयार हुआ तो नरेश और सोनाली दौड़ते हुए उसके कमरे की ओर आए। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? प्रिया वर्मा कहां है? मैं ठीक हूं। प्रिया वर्मा को कुछ मामूली चोटें आई हैं। वह अब सो रही है और लगभग 6 घंटे में जाग जाएगी, राजवीर ने जवाब दिया। राजवीर के साथ स्थिति की पुष्टि करने के बाद नरेश और सोनाली ने राहत की सांस ली और कमरे के अंदर चले गए। यदुवंशी मई, मैं प्रिया वर्मा को तुम्हारे पास छोड़ता हूं। मुझे शहर में कुछ काम करना है, राजवीर ने जाते समय कहा। उसने विवेक से जो सोना ब्लैकमेल किया था, उससे वह 100 खजाने के मंडप में एक गोली रिफाइंड दीक्षित पाउडर खरीद सकता था। यदुवंशी कबीले के भीतर होने वाले झगड़ों की सूचना आमतौर पर कानूनी विभाग को नहीं दी जाती थी जब तक कि किसी की मृत्यु न हो जाए। हालांकि विवेक ने आत्मा साधना क्षेत्र के एक सेवक को खो दिया था, ले किशोर, इसका उस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। एक और कारण था कि विवेक उच्च अधिकारियों को बताने से डरता था। अगर उच्च अधिकारियों को राजवीर की ताकत के बारे में पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से उसे एक महत्वपूर्ण पद पर बिठा देते। बेशक विवेक इतना मूर्ख नहीं होगा। अगर विवेक उसकी देखभाल करना भी चाहे तो भी वह निश्चित रूप से मामले को अपने हाथों में ले लेगा। अगर यह खबर फैल गई कि राजवीर ने विवेक को हरा दिया है तो यह विवेक को शर्मिंदा कर देगा। अगर यह खबर दूसरे कबीलों में फैल गई तो वह हंसी का पात्र बन जाएगा। यही कारण है कि राजवीर को विवेक की ओर से किसी भी प्रतिशोध की चिंता नहीं थी। जब तक वह पिल रिफाइंड दीक्षित पाउडर पर अपना हाथ रख सकता था, वह बिना किसी चिंता के अपना प्रशिक्षण जारी रख सकता था। अगर वह अपने दिमाग में नश्वर द्वार को तोड़ने में सक्षम था तो वह खुद विवेक के स्तर के 10 लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक ही। प्रथम श्रेणी की रिवाइटलाइजेशन गोली लेने के बाद उन्होंने 12 घंटे तक ध्यान करना शुरू किया। संयुक्त प्रयासों से उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। जब तक उनका ऊर्जा केंद्र घायल नहीं हुआ तब तक कोई भी मार्शल कलाकार इन गोलियों का उपयोग करके ठीक हो सकता है। 100 खजाने वाला मंडप मार्शल कलाकारों के लिए एक अभयारण्य था। जब तक उनके पास पैसा था वे वहां सभी प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीकें, हथियार, गोलियां और ताबीज खरीद सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि 100 खजाने वाला मंडप किसी भी चूना पत्थर कबीले से संबंधित नहीं था, बल्कि राज्य के सबसे धनी कबीले क्यू कबीले से संबंधित था, जो आकाश साम्राज्य के चारों ओर व्यापार करने वाले जबरदस्त शक्ति वाले कबीले थे। राजवीर यदुवंशी कबीले की हवेली से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। इधर उधर कुछ चक्कर लगाने के बाद उसे आखिरकार सोने से बना एक मंडप दिखाई दिया। 3 मंजिला इमारत के सामने लगे साइन पर 100 खजाने का मंडप लिखा हुआ था। हर मंजिल के हर कोने पर पहरेदार मौजूद थे। राजवीर मंडप में चले गए। इमारत में कई प्रदर्शनियां रखी गई थीं, जिनमें कई आकर्षक उत्पाद और सामग्रियां थीं। चीनी पोशाक पहने एक महिला धीरे धीरे राजवीर की दिशा में चली आई। उसके हर कदम के साथ उसका सेक्सी शरीर हिल रहा था। राजवीर ने जैसे ही उस महिला को देखा वह दंग रह गया। उसके शरीर का हर इंच कामुकता से भरा हुआ था, जिसने कई लोगों की नजरों को अपनी ओर आकर्षित किया। महिला ने राजवीर को देखा और पूछा, छोटे भाई, क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? आपकी जानकारी के लिए मैं छोटा नहीं हूं, राजवीर ने जवाब दिया। राजवीर के जवाब से महिला हैरान रह गई। महिला ने चिढ़ाते हुए कहा, यह तो मजेदार है। ऐसा लग रहा है कि तुम अभी वयस्क नहीं हुई हो। क्या अप्सरा है? पिताजी सही कह रहे थे, सुंदर लड़कियां सिर्फ पुरुषों के लिए पतन का कारण होंगी। राजवीर ने महिला के चेहरे को देखा और तुरंत कहा, मैं यहां एक पिल रिफाइंड दीक्षित पाउडर खरीदने आया हूं। मुझे खेद है छोटे बच्चे, हमारे सभी पिल रिफाइंड दीक्षित पाउडर बिक चुके हैं। स्टॉक आने से पहले तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। महिलाओं ने माफी मांगी। इमारत में कुछ विक्रेताओं ने आह भरी और आश्चर्य व्यक्त किया कि 100 खजाने के मंडप की सुंदरता श्वेता ने अचानक आदमी में अपना स्वाद क्यों बदल दिया। बिक गया? तुम मजाक कर रहे हो? राजवीर ने आश्चर्य से उत्तर दिया। 100 खजाना मंडप शहर का सबसे बड़ा व्यापारी संघ था।
किसी भी चीज का बिक जाना असंभव था। किशोर कबीले से कोई व्यक्ति कल दोपहर के आसपास आया और हमारे सभी गोली शोधन पाउडर खरीद ले गया। केन मुस्कुराया। पृथ्वीनगर में 4 सबसे बड़े कबीले, किशोर कबीले, यदुवंशी कबीले, वीर कबीले और रावत कबीले से बने थे। बेशक शहर में अन्य छोटे कबीले भी थे, लेकिन किशोर वे इन कबीलों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। पृथ्वीनगर शहर का सबसे शक्तिशाली कबीला कृष्ण कबीला 4 सबसे बड़े कबीलों का मुखिया था। किशोर कबीले का मुखिया किरण पृथ्वीनगर शहर का नगर स्वामी था और उसकी छोटी बहन आकाश साम्राज्य के अपने सम्राट की उपपत्नी थी। सरल शब्दों में कहें तो किशोर कबीले का मुखिया सम्राट के रिश्तेदारों में से एक होता है। किशोर कबीले ने इतनी बड़ी मात्रा में गोली शोधन पाउडर क्यों खरीदा? राजवीर ने सोचा। गोली शोधन में इस्तेमाल होने वाले पाउडर की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक थी। भले ही मात्र 5 औंस पाउडर कम लग सकता है, लेकिन किशोर यह सैकड़ों कड़ाहियों की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। क्या कृष्ण कबीला गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने जा रहा है या कुछ और? राजवीर को पिल रिफाई दीक्षित पाउडर के बिना ही जाना पड़ा। ले किशोर जैसे ही वह जा रहा था, उसने देखा कि एक काउंटर पर ताबीज का एक टुकड़ा रखा हुआ था। ताबीज आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके ही बनाया गया था और ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि राजवीर यह नहीं समझ पाया कि ताबीज पर क्या बनाया गया था, ले किशोर वह ताबीज से बिजली तत्व ऊर्जा उत्सर्जित होते हुए महसूस कर सकता था। एक जादू! राजवीर ने मन ही मन चिल्लाया। यह एक ऐसा जादू था जिसने उसके पिता के ऊर्जा केंद्र को सील कर दिया था। कीमिया या शिल्पकला जैसे व्यवसाय सबसे आम व्यवसायों में से कुछ थे, ले किशोर एक आकर्षण मास्टर पूरे लिंगवू महाद्वीप में सबसे प्रतिष्ठित नौकरी थी। उनके पास अलग अलग प्रभावों के साथ आकर्षण बनाने का कौशल है। कुछ तो जानवरों को नियंत्रित करके उनके लिए लड़ने में भी सक्षम है। पृथ्वीनगर के लाखों लोगों में कुल मिलाकर केवल 3 आकर्षण मास्टर थे। यह ताबीज क्या करता है? राजवीर काउंटर पर गया और पूछा। यह एक लेवल 1 लाइट दीक्षित अटैक चार्म है। इसमें बिजली की शक्ति होती है और इसे किसी व्यक्ति की हथेली पर रखने से यह उस व्यक्ति को एक बार उच्च क्षति वाले लाइट दीक्षित मंत्र का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, दुकानदार ने समझाया। अगर इसे बिजली के तत्वों में माहिर मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो इस चार्म की शक्ति बढ़ जाएगी। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट जो स्पिरिट कल्टीवेटिंग 5th रियल्म तक नहीं पहुंच पाए हैं, वे इस चार्म के हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसकी कीमत कितनी है? राजवीर ने पूछा। 1 स्वर्ण। राजवीर को अत्यधिक उच्च कीमत ने तुरंत पराजित कर दिया। एक आकर्षण मास्टर होने से वास्तव में किसी की जेब भर जाती है। यहां जैसा एक साधारण आकर्षण एक सोने के लिए बेचा जा सकता है। राजवीर इतना मूर्ख नहीं था कि वह किसी आकर्षण पर सोने का एक टुकड़ा खर्च करे। अगर वह कुछ पिल रिफाई दीक्षित पाउडर के साथ वापस नहीं आया तो एल्डर आर्शिव्यस निश्चित रूप से क्रोधित होगा। मैं कल फिर आऊंगा। राजवीर अपने कमरे में वापस आया और पाया कि ये सोनाली पहले ही प्रिया वर्मा को अपने कमरे में वापस ले जा चुकी है। हालांकि सोनाली एक बिगड़ैल राजकुमारी की तरह थी, ले किशोर वह अपने निजी नौकर का बहुत ख्याल रखती थी। इसके अलावा प्रिया वर्मा मेहनती और देखभाल करने वाली थी। कोई भी उसे प्यार कर सकता था जब तक कि वे बहुत बिगड़े हुए न हों। नरेश ने राजवीर के लिए पहले से ही डिनर तैयार कर रखा था। वह सीधे प्रशिक्षण पर वापस चला गया। स्पिरिट कल्टीवेटिंग पिल की मदद के बिना भी राजवीर अपने 2 ड्रैगन एनर्जी चैनल को जगाने में सक्षम था। लेकिन किशोर राजवीर का प्रशिक्षण धीमा हो गया था। किसी व्यक्ति के लिए थोड़े समय में अपने दिमाग के नश्वर द्वार को खोलना अभी भी बहुत दूर की बात थी। राजवीर ने पूरी रात ड्रैगन पावर के 2 चैनलों के साथ अपने दिमाग के नश्वर द्वार को तोड़ने की कोशिश में बिताई। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट इस दिमाग के नश्वर द्वार को तोड़ने की कोशिश करता था तो सिरदर्द और चक्कर आना आम बात थी। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोगों ने दूसरे सभी नश्वर द्वारों को तोड़ने के बाद उस खास क्षेत्र को निशाना बनाना चुना। जब राजवीर अपने दर्द की सीमा तक पहुंच गया तो उसने अपने पैरों के नश्वर द्वारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
जब उसका चक्कर आना बंद